Hi, I'm Pradeep Tiwari, founder and CEO C Society, founder and CEO Prakriti Digital Icon, consultant NGO and business, trainer corporate and social sector। बहुत से लोगों का सवाल ये था कि हम एनजीओ स्टार्ट कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, परंतु रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एनजीओ किस तरीके का बनाना चाहते हैं। क्या वो कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कंपनी नॉन प्रॉफिट गोइंग आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। सभी के लिए डिफरेंट एक्ट है जिसमें कि आपको रजिस्टर्ड करना होगा। सभी के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस, सभी के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं आज बात करूँगा जो कि मोर ओवर एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं वो सोसाइटी एक्ट में। आज हम बात करेंगे सोसाइटी एक्ट की। सोसाइटी एक्ट में जो इंडिया में है, मोर ओवर सोसाइटी एक्ट 1860 पर मोर ओवर एनजीओ रजिस्टर्ड है। 1860 एक्ट क्या है, तो 1860 एक्ट जैसे कि उसकी ईयर से ही पता चलता है कि ये अंग्रेज़ों के समय में बनाया हुआ एक्ट है। अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो इस देश में संगठन चल रहे हैं वो किस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। क्या उनके उद्देश्य हमारे प्रशासन से, शासन से कोई विरोधाभासी तो नहीं या हमारे विरोध में तो नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से उन्होंने इस सारे एक्ट का गठन किया था। कालांतर में जब हमारी गवर्नमेंट भी आई तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हुए उसी को ही फॉलो अपने हमारी गवर्नमेंट ने भी लिया। हालांकि ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सोसाइटी के वेलफेयर में काम करना है तो आपको कोई एनजीओ रजिस्टर्ड करना ही होगा। परंतु इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सेंस से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई फंड लेना है या आप कोई डोनेशन लेना चाहते हैं, तब की कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, आपका बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा और सम काइंड ऑफ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि 12A है, TG है। तो ये अलग अलग तरीके के आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो जो 1860 जो एक्ट है उसमें ये कुछ प्रोविज़न दिए गए एक्ट में। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज मैं केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे फोकस होऊंगा। केवल एक्ट के विषय में एक मोटी बात बता देता हूँ कि आप किस तरीके से एलिजिबल होंगे। तो पहली तो बात उसमें ये होगी कि आपका जो उद्देश्य है, जो आपने अपने विज़न लिया है, वो किसी तरीके से राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए और आपके जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा फिर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके मेंबर्स की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। उनके अलग प्रोविज़न भी हैं कि हर जो आपका मेंबर होगा या जो आपके पदाधिकारी होंगे वो क्या क्या उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मोर ओवर एक्ट में इतना ही डिटेल में मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड कर रहे हैं एनजीओ को, तो सबसे पहले आपको अपना नाम स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट में तो आप नाम कोई भी सोच के उससे रजिस्टर्ड कर सकते हैं लास्ट में ट्रस्ट लगा के। परंतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर उस नाम से पहले से कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो आपको उस तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले अपना एक नाम सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो नीडेड डॉक्यूमेंट होंगे, तो सबसे पहले तो सारे 7 मेंबर्स की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए कि वो कौन होंगे, उनके नाम, उनके फादर के नाम, उनके एड्रेस, ये रिक्वायर्ड होंगे। फिर उन सारे मेंबर्स का पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा कि उन सभी जितने भी 7 मेंबर, मिनिमम 7 मेंबर रिक्वायर्ड हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, परंतु मिनिमम 7 रिक्वायर्ड हैं। उन सभी मेंबर्स के आपको पैन कार्ड रिक्वायर्ड होंगे। एड्रेस प्रूफ उनके रिक्वायर्ड होंगे। एड्रेस प्रूफ में जैसे आप सारे अवेयर ही हैं
उसमें आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप उसमें आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, आप उसमें वोटर आईडी की कॉपी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि आपके एड्रेस को प्रूव करती हैं, वो सारी चीज़ें आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। इसके बाद में नीडेड होगा आप जिस सोसाइटी का एड्रेस, कि आप किस जगह से, किस ऑफिस से आप उस एनजीओ की सारी एक्टिविटीज़ को रन करेंगे, उसके लिए एक एड्रेस होगा, वो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय मेंशन करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप ऑफिस लेंगे वो रेंट पे ही होना चाहिए। आपके किसी मेंबर का भी अगर वो घर है और उसमें आप अपनी सोसाइटी का ऑफिस रन करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। केवल उसमें एक रिक्वायर्ड एड्रेस की है, वो फिल होना चाहिए कि उस जगह से आप पर्टिकुलर सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को रन करेंगे। इसके बाद में जो रिक्वायर्ड होगा, आप अपने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि आप किन मुद्दों को लेते हुए काम करना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें बहुत से एनजीओ मल्टीपल प्रोजेक्ट या मल्टीपल विज़न को लेके काम करते हैं, और बहुत से एनजीओ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके काम करते हैं। जैसे कि कुछ एनजीओ केवल वाटर पे काम करते हैं, कुछ एनजीओ केवल ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, कुछ एनजीओ केवल स्किल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करते हैं, कुछ एनजीओ केवल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। तो ऐसे आपके मुद्दे स्पेसिफिक हो सकते हैं। ये आपका लुकआउट है कि आप किस तरीके से अपने एनजीओ को रन करना चाहते हैं। अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप स्पेसिफिक किसी फील्ड में काम करिए। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आप एक अलग तरीके से, चाहे वो स्टेट में हो चाहे आप नेशनल लेवल पे हो, आप की एक अलग पहचान बनेगी। आप उस नाम से जाने जाएंगे कि अगर आपको वाटर पे काम करना है तो ये एनजीओ काम करता है, आप इससे बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से उस मुद्दे को करता है। ह्यूमन राइट्स में है तो इस एनजीओ से बात कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से उसको पाएगा। या वुमेन एम्पावरमेंट है तो इस वीक में इसकी स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपकी एक स्पेसिफिक एक आपका वैल्यू बनेगी। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आपका स्पेसिफिक टारगेट हो जाएगा। अगर आप वाटर पे काम करते हैं तो एक अलग मिनिस्ट्री है, एक अलग डोनर एजेंसी है इनकी CSR में, जिसको कि आप फंड कर सकते हैं, नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी एक अलग आपकी फंडिंग एजेंसियां हैं, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे कि अलग अलग एजेंसियां और डिपार्टमेंट काम कर सकते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप उस फंडिंग एजेंसी या फंडिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच कर पाएंगे। और उस डिपार्टमेंट के लिए भी इजी होगा क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा, उस मुद्दों पे काम कर रहे हैं तो उनको फंडिंग करने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके साथ में आपको इसमें मेमोरेंडम डिटेल्स आपके जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स डालना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से मेंबर होंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को आपको उसमें मेंशन पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी सोसाइटी की जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा, उसकी और साथ में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के साथ कि वहाँ पे उस जगह में उस ऑफिस को रन करने में उसके ओनर को, या तो वो आपका सोसाइटी मेंबर हो सकता है या आउटसाइड आपने रेंट में लिया है तो उसमें से हो सकता है। इसके अलावा फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा
जिसमें कि आप इन सारी बातों को मेंशन करेंगे कि हमने ये मेमोरेंडम बनाया है और इस तरीके से हम इसको काम को करेंगे। इसके लिए हमने ये फ़ीस जो है पेड कर दी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच हैं, और जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो मेरे नॉलेज पे सही हैं। और इस तरीके से आप एक 2 कॉपी बनाएंगे, एक को साइन करके रजिस्ट्रार अपने पास रख लेंगे, एक को साइन करके आपको रिटर्न दे देंगे, और इस तरीके से वो एक्नॉलेज कर लेंगे, आपकी सोसाइटी को प्रोसेस में वो डाल देंगे। उसके बाद में आप रूल्स एंड रेगुलेशन की साइन कॉपी आप फिल करेंगे, और फिर उसके बाद में एक फ़ीस जो होगी वो आप पेड करेंगे, उसकी कापी प्रस्तुत करेंगे, और आपको रजिस्ट्रार्ड जो है एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, जिसमें कि आपका स्पेसिफिक एक नंबर होगा, और जो कि आपको होगा। इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए रिक्वेस्टिंग वे में आपको एक कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा कि हम इन मुद्दों को लेते हुए हम एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, इन मुद्दों पे काम करेंगे, हमारे रूल एंड रेगुलेशन ये होंगे। उसमें आप सारे स्पेसिफिक चीज़ जा सकते हैं, आपके चेयरमैन की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके वाइस चेयरमैन की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके सेक्रेटरी की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ट्रेजरर आपका किस तरीके से काम करेगा, कितना अमाउंट है जो कि वो कैश रख पाएगा, और किससे अधिक होने पर उसको आपके बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, और डिटेल्स को किस किस तरीके से वो रखेगा। आपकी जो मीटिंग्स हैं वो किस तरीके से किस किस मंथ में आप करेंगे, कितना उनका ड्यूरेशन होगा, 1 महीने में 2 बार करेंगे या मंथली करेंगे या 3 महीने में 1 बार करेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। और अगर आपके सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की व्यवस्था होगी, किस परिस्थिति में आप रजिस्ट्रार के पास में जाएंगे, और फिर इन लास्ट अगर आप उस सोसाइटी को बाइंड अप करते हैं तो फिर आपके उस फंड को यूटिलाइज़ किस तरीके से करेगा, ये रजिस्ट्रार अपने तरीके से तय करेगा। तो इन सारे मुद्दों में सबसे पहले जो प्रोसेस है वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके मेंबर्स के डिटेल हैं, वो आपको सारे कलेक्ट होना चाहिए, और उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ये तय करना है कि उनका मेंबर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वो बहुत सारे ही अच्छे हों, और आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं अगर उस फील्ड से रिलेटेड वो होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप एनजीओ के विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया फेसबुक में लर्न सोशल सेक्टर पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप उस मुद्दे में कोई ट्रेनिंग चाहते हैं, मैं बेसिक कोर्स भी उसमें चला रहा हूँ एनजीओ के विषय में, जिसमें हमें एनजीओ क्या है, एनजीओ किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, फ़ंड कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसके लिए प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरीके से आपको फंडिंग एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप को एक एनजीओ को रखने चाहिए, किन किन चीज़ों के आधार पे आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और किन किन आधारों पे आपको फ़ंड मिल सकते हैं। मैं इन सारे मुद्दों को लेते हुए एक मेरा कोर्स डिज़ाइन है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आप और बेहतर कर सकें। थैंक यू।